हिंदी अध्याय 256 ओलावृष्टि। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। टियारा घने जंगल में जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी। उसके पैर उसे तेजी से घनी झाड़ियों से आगे ले गए, जबकि उसकी आंखें आसपास के वातावरण पर नजर रखने के लिए बाएं और दाएं घूम रही थीं। उसने अपनी सोलट्रेड का उपयोग करते हुए अपनी गति को कम किए बिना लगातार अपनी दिशा बदलती रही। उसकी चाल में अचानक होने वाले बदलावों के कारण कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह वास्तव में कहाँ जा रही थी। इससे पीछा करने वालों को टियारा का पीछा करते रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वे उस तक पहुंचने में असमर्थ रहे। माइकल द्वारा लॉर्ड रिफ्ट में लॉर्ड समूहों का शिकार करने का फैसला किए हुए अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं बीता था कि टियारा का शिकार 10 से अधिक लॉर्ड्स के एक बड़े समूह ने कर लिया। उसे पकड़ना मुश्किल था, लेकिन कुछ लॉर्ड्स किसी तरह उसके करीब पहुंचने में कामयाब रहे। ये तो बस समय की बात थी कि वे टियारा के पास पहुंचेंगे और उसे पकड़ लेंगे। जब टियारा ने महसूस किया कि उसकी चलने की गति अब पर्याप्त नहीं है, तो उसकी आंखों की पुतलियों का रंग और आकार बदल गया। उसके शरीर पर बाल उगने लगे और टियारा का रूप और भी उग्र और खूंखार हो गया। उसकी चलने की गति फिर से बढ़ गई, जिससे टियारा को शिकारियों से दूरी बढ़ाने में मदद मिली। कुछ प्रक्षेपास्त्र भयानक गति से हवा में तेजी से आए, लेकिन टियारा ने अपनी सोलट्रेड का उपयोग करके अपनी गति को तुरंत बदलकर उन्हें चकमा दिया। 10 से अधिक प्रक्षेपास्त्र एक साथ उसकी ओर आने पर भी टियारा भयभीत नहीं हुई। उसने बार बार अपनी सोलट्रेड का उपयोग किया और फुर्ती से प्रक्षेपास्त्रों से बचती रही। 5 मिनट से अधिक समय तक पीछा करने के बाद टियारा घने जंगल से सटे छोटे मैदान में पहुंच गई। उसने बिना किसी झिझक के घनी झाड़ियों को चीरते हुए मैदान में प्रवेश किया और पूरी ताकत से दौड़ना जारी रखा। शिकारियों के सरदार उसका पीछा करते रहे, क्योंकि वे ज़ेंटिका साम्राज्य की परिषद द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। उनका मिशन सभी बाहरी लोगों का शिकार करना था, और सिल्वरफैंग टाइगरफोल्क की टियारा निश्चित रूप से ज़ेंटिका साम्राज्य का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने अपने शरीर को घने जंगल से धकेलते हुए अंततः जंगल से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की, और किसी भी क्षण टियारा को पकड़ने और मारने के लिए अपनी गति बढ़ाने को तैयार थे। उनका ध्यान टियारा पर केंद्रित था, इसलिए वे अपने आसपास के तापमान में धीरे धीरे हो रही वृद्धि को महसूस नहीं कर पाए। अब तक लॉर्ड रिफ्ट का आयाम बेहद गर्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोपहर ढलते समय किसी रेगिस्तान में हों। फिर भी शिकार करने वाले लॉर्ड्स का आसपास का इलाका बाकी जगहों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक था। ऐसा लग रहा था मानो ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें छू रहा हो, जिससे ज़ेंटिका साम्राज्य के पुरुष और महिलाएं तरोताजा महसूस कर रहे थे। उनकी बदकिस्मती से ठंडी हवा का झोंका शुभ संकेत नहीं था, बल्कि यह मृत्यु का संकेत था, एक इशारा था कि उनकी जिंदगी एक पतले धागे पर टिकी हुई है। कुछ ही समय में अंतिम सरदार और उसके अधीनस्थों ने घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया, और यहीं से शिकार करने वाले सरदारों के चारों ओर की स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आया। हल्की ठंडी हवा के झोंके के बीच एक भीषण ठंड ने सबको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सभी शिकारी सरदार एक साथ प्रभावित हो गए। उनके अधीनस्थ भी इससे प्रभावित हुए, जिसके चलते कुछ सतर्क सरदारों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हालांकि जब उन्होंने आखिरकार आसमान की ओर देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थों पर 100 से अधिक ग्लेशिकल्स की बौछार पहले से ही हो रही थी। कुछ लोग भय से चीख पड़े, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वे सभी हमलों को रोकने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। वहीं कुछ अन्य लोगों ने अपनी ढालें उठा ली, अपने आर्टिफैक्ट्स के सुरक्षात्मक मंत्रों को सक्रिय कर दिया, या सहज रूप से अपनी आत्मा की शक्तियों का उपयोग करते हुए खुद को बचाने का प्रयास किया। लेकिन चाहे वे कुछ भी कर लें, कोई भी इतना तेज नहीं था कि सभी ग्लेसिकल्स को रोक सके। उनकी गति अत्यंत तीव्र थी। टेरोस भी उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सका, जबकि उसके पास छोटे मैदान पर मौजूद शिकारी लॉर्ड की तुलना में प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय था। हिमखंड अत्यंत तीव्र गति से नीचे गिरे और टकराते ही अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। बिखरने पर हिमखंडों से एक जमा देने वाली ठंड निकली, जो लक्ष्य की सतह पर तेजी से फैल गई। इस ठंड ने मंत्रों और नक्काशी की उपयोगिता को प्रभावित किया और संपर्क में आने वाले प्राणियों की त्वचा और मांस को जमा दिया। शिकारियों के सरदारों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, इससे पहले ही उन पर हमला हो चुका था। माइकल को अभी तक ग्लेसिकल सोलट्रेड में पूरी महारत हासिल नहीं थी, लेकिन यह एक 4 स्टार सोलट्रेड था जिसके सामान्य हमलों के लिए बहुत अधिक ऊर्जा या एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती थी। ऊर्जा की खपत और एकाग्रता संबंधी समस्याएं केवल तभी उत्पन्न होती थी जब बहुत सारे ग्लेसिकल प्रकट हो जाते थे।
माइकल की वर्तमान महारत के अनुसार 125 ग्लेशिकल्स की वर्षा उसकी सीमा थी। फिर भी 125 ग्लेशिकल्स को प्रकट करना तभी संभव था क्योंकि उसने ग्लेशिकल के प्रतीक पर 3 बार संवर्धन का प्रयोग किया था, जिससे सभी ग्लेशिकल्स की शक्ति बढ़ गई थी और साथ ही उन्हें मुक्त करने से पहले एक ही स्थान पर बनाए रखने के लिए आवश्यक एकाग्रता कम हो गई थी। ग्लेसिकल एक काफी सरल सोलट्रेट था। इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कार्य वह मूल कार्य था जिसके द्वारा माइकल एक छोटा ग्लेशियर नीला हिमखंड प्रकट कर सकता था। ये हिमखंड अत्यंत शक्तिशाली था लेकिन घातक नहीं था। ये बिखरने पर केवल अपने आसपास की हर चीज को जमा सकता था। हालांकि यही कारण था कि माइकल ने स्पिरिट व्हिप के बजाय ग्लेसिकल को चुना। स्पिरिट व्हिप का इस्तेमाल उन दुश्मनों के खिलाफ करना मुश्किल था जिनकी मानसिक रक्षा शक्ति और दिमागी क्षमता बहुत अधिक थी। यह एक ऐसा हमला भी था जिसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल तभी किया जा सकता था जब दुश्मन को मानसिक हमले की उम्मीद न हो। ये बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन माइकल अपने दुश्मन के मानसिक हमलों से सुरक्षित न होने की संभावना पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। आखिरकार माइकल जानता था कि भविष्य में उसे और भी मजबूत विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। अधिकांश मजबूत विरोधियों ने पहले ही मानसिक हमलों का सामना किया था और उनसे बचाव के तरीके अपना लिए थे। इस प्रकार माइकल ग्लेसिकल से काफी संतुष्ट था। निचले स्तर के विरोधियों के खिलाफ ये घातक साबित होगा, जबकि समान स्तर के दुश्मन लंबी दूरी के हमले की तीव्र गति का मुकाबला करने में संघर्ष करेंगे। फिर भी माइकल स्पिरिट व्हिप का उपयोग कर सकता था। यह एक शक्तिशाली 4 स्टार सोलट्रेट था जिसका उपयोग कई बेहतरीन तरीकों से किया जा सकता था। माइकल जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही वह जंगल अभियान के खिलाफ युद्ध में और लॉर्ड रिफ्ट के खजाने की प्रतियोगिता में भाग लेकर हासिल की गई उपलब्धियों से संतुष्ट होता गया। रा एंड अल्फा सन ओमाइक्रोन वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रोन एम। इस समय वह छोटे मैदान की सीमा के पास पेड़ों की एक मोटी शाखा पर बैठा था और काफी देर तक शिकार करने वाले सरदारों का अवलोकन करता रहा। उसने हाथ हिलाकर हवा में दर्जनों ग्लेसिकल्स प्रकट किए और ऊर्जा के विस्फोट के साथ उन्हें छोड़ दिया, जिससे दुश्मन जम गए जो अधिकांश ग्लेसिकल्स से बचने में सक्षम थे। इसके बाद माइकल ने ज़ार्क को वापस ले लिया। उसने ज़ार्क पर 3 बार एनहेंसमेंट का प्रयोग किया और धनुष की डोरी को पीछे खींचा। धनुष की डोरी पर एक संघनित ऊर्जा का तीर लग गया जिसे उसने अगले ही पल छोड़ दिया। तीर तेजी से हवा में सरसराता हुआ निकला। फिर भी यह माइकल द्वारा पहले ऊर्जा तीर को चलाने के बाद छोड़े गए ग्लेसिकल्स के तीसरे बैच की तुलना में काफी धीमा था। इस समय तक शिकारियों के सरदारों और उनके अधीनस्थों पर 3 या अधिक हिमनदों का हमला हो चुका था। इनमें से अधिकांश हिमनदों ने उनके ऊपरी शरीर पर प्रहार किया था, लेकिन कुछ हिमनदों ने उनके पैरों पर भी प्रहार किया था, जिससे उनकी जांघें, पिंडली और जोड़ जम गए थे और उनकी गति बाधित हो गई थी। इससे संतुष्ट होकर माइकल ने ऊर्जा तीरों की बौछार शुरू करने का फैसला किया और विशेष रूप से उन दुश्मनों को निशाना बनाया जो अभी तक होश में नहीं आए थे या जो ज़ार्क के ऊर्जा तीरों की जबरदस्त शक्ति से खुद को बचा नहीं सकते थे। जब तक 6 दुश्मन मारे जा चुके थे, टियारा भी पलट गई थी। उसके शरीर पर उगने वाले चांदी जैसे बाल घने हो गए थे और वह एक असली शिकारी की तरह लग रही थी। उसकी मौजूदगी हवा में छाई हुई थी, जिससे उसके चांदी के भाले से हमला करने वालों के दिलों में दहशत फैल रही थी। ये परिवर्तन तुम्हारी भावनाओं को कुछ ज्यादा ही प्रभावित करता है, माइकल ने सोचा। वह समझ गया था कि जब भी टियारा रूप बदलने लगती थी, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती थी और उसकी सहज प्रवृत्ति एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती थी, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि वह रणनीतिक रूप से पीछे नहीं हटेगी, बल्कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आगे बढ़ती ही रहेगी। इस बात से माइकल काफी परेशान था क्योंकि भले ही इससे उसे शिकार करने वाले सरदारों के खिलाफ कोई खतरा न हो, लेकिन ये भविष्य में एक समस्या बन सकती है। माइकल ने गहरी सांस ली और पेड़ की शाखा से नीचे कूद गया। उसने ज़ार्क को वाइवनटूथ स्पीयर से बदल दिया और फिर उस पर एनहेंसमेंट की 5 परतें लगाईं। उसके शरीर में शक्ति का एक तीव्र प्रवाह हुआ और वह रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ा, मानो धुंधला सा दिखाई दे रहा हो। उसने दर्जनों हिमखंडों का निर्माण जारी रखा और उन्हें ऊर्जा के विस्फोट के साथ छोड़ दिया। हिमखंडों का प्रभाव पहले की तरह ठीक उसी स्थान पर बिखरने पर और भी तीव्र हो गया। जमा देने वाला प्रभाव दुश्मनों के शरीर में गहराई तक फैल गया, उनकी हड्डियों को जमा दिया और उनकी गति को और धीमा कर दिया। धीरे धीरे लेकिन लगातार माइकल के उनके सामने पहुंचने से पहले ही वे कमजोर पड़ गए। हालांकि माइकल के अपने पहले प्रतिद्वंदी तक पहुंचते ही स्थिति और भी बदतर हो गई। सबसे पहले उसने अपने शरीर के चारों ओर 1 दर्जन ग्लेसिकल प्रकट किए और उन्हें युवा डेस्टोर्स की ओर फेंका। फिर एक स्पिरिट व्हिप का निर्माण किया जिसने डेस्टोर्स के दिमाग पर गहरा प्रहार किया।
डेस्टोर्स की काली आंखों में केवल सफेदी ही दिखाई दे रही थी क्योंकि 1 दर्जन ग्लिसिकल उसके भीतर गहराई तक घुस गए थे। बिना समय बर्बाद किए माइकल ने वाइवनटूथ स्पीयर को उसकी छाती में गहराई तक घुसा दिया, जिससे एक्सट्रैक्शन को डेस्टर्स के शरीर में घुसपैठ करने और उसकी जीवन शक्ति और मूल ऊर्जा को सोखने का मौका मिल गया। इसके बाद माइकल ने ब्लेड को घुमाया और उसे बाहर खींच लिया, जिससे मरनासन और अधमरा डेस्टर्स जमीन पर पड़ा रह गया। माइकल और टियारा ने फुर्तीले और घातक कदमों से युद्ध के मैदान में तरक्की की। अधिकांश शिकारी सरदार और उनके अधीनस्थ अब तक अधमरे हो चुके थे। उनकी ताकत तेजी से घट रही थी और उनके लिए इधर उधर घूमना फिरना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच माइकल की हरकतें सहज होती गईं। उसे ग्लेसिकल सोलेट्रेट को नियंत्रित करने में कम कठिनाई हो रही थी और उसके दिमाग में धीरे धीरे बढ़ रहे सिरदर्द को सहन करना भी उसके लिए आसान होता जा रहा था। इस समय माइकल केवल अपनी सोलेट्रेट्स के साथ प्रयोग कर सकता था। टैमिंग, सोल ग्रिमोire और माइंड रीडर को छोड़कर वह अपनी सभी सोलेट्रेट्स का उपयोग युद्ध में कर सकता था। सोलेट्रेट्स को बेतहाशा मिलाकर कई तरह के उपयोग किए जा सकते थे। यही कारण था कि माइकल को बेहद अच्छा महसूस हो रहा था, जबकि उसका सिर मानो फट रहा था। यहां तक कि अपने आसपास पड़े अधजले शरीरों की जीवन शक्ति और मूल ऊर्जा को सोखने से भी उसे सिरदर्द से पूरी तरह राहत नहीं मिल पा रही थी। दर्द को कम करना और उसे सहन करने लायक बनाना तभी संभव था जब वह अपनी आत्मा की शक्तियों का बेतहाशा उपयोग करना जारी रखे। उसे ठीक से याद नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन अंततः माइकल और टियारा ने आखिरी शिकारी सरदार को हरा दिया। शिकारी खुद शिकार बन गए और युद्ध के मैदान में बिखरे हुए उनके शवों के रूप में दयनीय हालत में बदल गए। अपने विरोधियों की मौत सुनिश्चित करने के बाद टियारा उसके बगल में प्रकट हुई। उसके गाल उत्तेजना से लाल हो गए थे। उसके पूरे शरीर पर मौजूद चांदी जैसे बाल धीरे धीरे पीछे हट गए, जिससे वह अपने मूल रूप में लौट आए। फिर भी उसके गालों की लाली और उसकी उत्तेजित होकर हिलती पूंछ उसकी रक्तपिपासा के स्पष्ट संकेत थे। वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उस जैसी कोई ओरिजिन एक्सपेंस में नौकरानी कैसे बन सकती है? वह तो वहां की मूल निवासी भी नहीं है। ओरिजिन एक्सपेंस की इच्छा के अधीन होने के लिए उसके साथ क्या हुआ? माइकल ने एक बार फिर खुद से पूछा। काफी समय हो गया था जब उसने इस बारे में सोचा था, लेकिन वह अब भी टियारा के मूल और उसकी जाति के बारे में जानने को उत्सुक था। सिल्वर फैंग टाइगर फोल्क काफी शक्तिशाली रहे होंगे, तभी तो उनके बीच टियारा जैसी शख्सियतें थीं। भले ही माइकल एक पेशेवर प्रशिक्षक न हो, लेकिन वह समझ सकता था कि टियारा ने अपनी आत्मा की अनूठी क्षमताओं के अनुरूप अनोखी युद्ध तकनीकें अपनाई थीं। बात बस इतनी सी थी कि टियारा ज्यादातर समय अपनी अनूठी युद्ध तकनीकों को छिपाकर रखती थी। वह युद्ध के मैदान के बीचों बीच ही उनका इस्तेमाल करती थी, जब उसका रूपांतरण शुरू हो जाता था और वह आंशिक रूप से एक भयंकर बाघ में बदल जाती थी। शायद ये सब खत्म होने के बाद मुझे उससे दोबारा पूछना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ओरिजिन एक्सपेंस की इच्छा ने उसे अपनी जाति और अतीत के बारे में बात करने से नहीं रोका होगा। माइकल ने टियारा के उत्साहित चेहरे को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछे बिना नहीं रह सकी, मास्टर, आपको क्या लगता है कि मास्क सेबर को आने में कितना समय लगेगा? उसके सवाल पर माइकल के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने उत्तर दिशा की ओर देखा और एक पल के लिए ईगल आइज तेज नजर का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उत्तर दिशा में थोड़ा पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। चलो इस गंदगी को साफ करते हैं और उसके उपहारों के साथ आने तक इंतजार करते हैं। ये सुनकर टियारा सभी शवों को इकट्ठा करने के लिए युद्ध क्षेत्र में दौड़ पड़ी। इस बीच माइकल अपनी समाप्त हो चुकी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने निष्कर्षण की सुनहरी धाराओं को बाहर की ओर फैलाया और अपनी मूल ऊर्जा को तेजी से भर लिया। फिर उसने युद्ध क्षेत्र को थोड़ा सा व्यवस्थित किया ताकि वह 10 से अधिक सरदारों और उनके अधीनस्थों के कब्रिस्तान जैसा कम लगे। सबूतों को छिपाने में सफल होने के बाद माइकल और टियारा छोटे मैदान और घने जंगल के बीच की सीमा रेखा के पास एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर कूद गए। उनके छिपने के कुछ ही समय बाद मास्क्ड सेबर 5 लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थों के साथ उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। सिर्फ 5? ये तो बहुत उबाऊ है। टियारा ने पेड़ की शाखा से नीचे कूदते हुए अपनी जीभ से आवाज निकाली। पहले उसके मन में जो रक्तपिपासा थी, उसने उसे और अधिक शत्रुओं का शिकार करने के लिए प्रेरित किया। वह उन्हें मार डालना चाहती थी, उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी और उनका खून चारों ओर बहता देखना चाहती थी। दुर्भाग्यवश 5 सरदार और उनके अधीनस्थ उसके और दूसरों के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
माइकल कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने देखा कि टियारा अभी भी जमीन पर झाड़ियों में छिपी हुई थी, न कि नकाबपोश सेबर का शिकार कर रहे लॉर्ड्स पर हमला करने के लिए। माइकल को उम्मीद थी कि अब तक कुछ और लॉर्ड्स एक साथ इकट्ठा हो गए होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मास्क सेबर को 5 से बड़े लॉर्ड्स के समूह नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं। उसने हिमंदी के प्रतीक पर 3 बार संवर्धन का प्रयोग किया और अगले ही मिनट में कुल 125 हिमंदी प्रकट कर दी। बादलों से रहित आकाश में ध्यान से देखने पर हिमंदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, लेकिन आकाश पर ज्यादा ध्यान न देने पर वे अच्छी तरह से छिपी हुई थीं। इसीलिए उसने टियारा को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसने उसे पूरी ताकत से हमला करने और अपनी खून की प्यास बुझाने की छूट दी। टियारा खुश थी और उसने बिना किसी झिझक के अपना रूप बदल लिया। अगले ही पल वह झाड़ी से बाहर निकली और एक पल में ही बदल गई। उसकी हरकतें तेज थीं और उसका अचानक प्रकट होना अप्रत्याशित था। फिर भी लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थ कुछ ही सेकंडों में प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। उन्होंने अपने सोलट्रेट्स और अपने आर्टिफैक्ट्स के मंत्रों को सक्रिय किया और भयंकर जानवर जैसी दिखने वाली टियारा का सामना किया, जिसकी तीखी निगाहों से उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मास्क सेबर ने एक धुंधली आकृति को अपने पास से तेजी से गुजरते हुए देखकर पीछे मुड़कर देखा। उसने टियारा को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था और वह थोड़ा अचंभित रह गया। हालांकि अपने ऊपर आकाश में अविश्वसनीय रूप से तेज गति से बन रहे ग्लेशियरों को देखकर मास्क सेबर ने अपनी रणनीति बदलने और टियारा के बगल में मौजूद लॉर्ड्स पर हमला करने का फैसला किया। मास्क सेबर और टियारा लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थों से टकराने से 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे, तभी मैदान पर ग्लेसिकल्स की बौछार हो गई। उसी समय ऊर्जा से भरे तीर बड़ी सटीकता से हवा में तेजी से उड़ते हुए ग्लेसिकल्स के टकराने और बिखरने के तुरंत बाद दुश्मनों के महत्वपूर्ण अंगों को भेदते हुए निकल गए। ग्लेसिकल्स के अंदर जमा देने वाला शीतकाल अचानक प्रकट हुआ और मास्क सेबर और टियारा के आने से ठीक पहले लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थों के शरीरों और कलाकृतियों पर फैल गया। उनके हथियार खून के प्यासे थे। मास्क सेबर ने तलवार के वार से बचने के लिए झुककर खुद को एक तरफ कर लिया। उसने अपना शरीर घुमाया और एक छोटी चांदी की ऊर्जा ब्लेड छोड़ी, फिर अपनी तलवार से अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर वार किया। इसके बाद उसने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को पीछे धकेलते हुए उसके सिर के पास से एक तेज वार किया। मरता हुआ व्यक्ति मास्क सेबर के लिए एक ढाल बन गया और तलवार के वार से बचाव का काम किया, जो अगले सबसे नजदीकी दुश्मन की छाती में गहराई तक जा लगा। मास्क सेबर ने अपना हमला यहीं नहीं रोका। उसने सेबर की नोक से चांदी की ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ा, जिससे सेबर की धार उसके प्रतिद्वंदी की छाती में गहराई तक धंस गई। डेस्टोर्स दर्द से चीख उठा और अगले ही पल बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मास्क सेबर रणनीतिक रूप से लड़ता था, दुश्मनों का इस्तेमाल करके उन्हें खेलता था और फिर ऊबकर उन्हें जल्दी और बिना दर्द के मार डालता था। वहीं टियारा एक हत्यारी मशीन में बदल गई। उसके अप्रत्याशित हमलों की ताकत काफी बढ़ गई और उसकी चाल को समझना और भी मुश्किल हो गया। उसकी अगली चाल का सटीक अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन था। यहां तक कि माइकल को भी इसमें दिक्कत होती, चाहे ईगल आइज कितना भी असाधारण क्यों न हो। सौभाग्य से माइकल लगातार ग्लेसिकल और ऊर्जा से भरे तीर चला सकता था। उसने मास्क सेबर और टियारा को पीछे से सहारा दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी दुश्मन भाग न सके और उसके अधीनस्थों की रक्षा में किसी भी कमी का फायदा उठाकर जवाबी हमला न कर उन्हें घायल न कर सके। माइकल ने जार्क, ग्लेसिकल एनहेंसमेंट और ईगल आइज का कुशलतापूर्वक उपयोग किया और खुद को एक और तीव्र सिरदर्द दिए बिना पांचों लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थों के खिलाफ लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। लेकिन इसकी उम्मीद थी। कोई भी लॉर्ड टैकलेक और टेरोस जितना शक्तिशाली नहीं था। आखिरकार उन दोनों को जेंटिका साम्राज्य परिषद के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से लॉर्ड रिफ्ट प्रवेश टिकट हासिल किए थे, उन कमजोर लॉर्ड्स के विपरीत जिन्हें आसानी से प्रभावित होने के कारण लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश के लिए चुना गया था। पूरी स्थिति को देखते हुए माइकल समझ गया था कि केवल ग्लेसिकल सोलट्रेट वाला जेंतुर ही वास्तव में शक्तिशाली था। माइकल ने जेंतुर लॉर्ड से जो कलाकृतियां निकाली थीं, वे 4 स्टार टियर 2 की थीं, जो माइकल द्वारा अब तक प्राप्त की गई सबसे उच्च श्रेणी की कलाकृतियां थीं। जेंतुर लॉर्ड और उनके अधीनस्थ सबसे शक्तिशाली और सुसज्जित थे। वहीं बाकी सभी या तो कलाकृतियों के मामले में कम सुसज्जित थे, या उनकी कलाकृतियां माइकल के बराबर तो थीं, लेकिन उनके सोलट्रेट्स बहुत कमजोर थे। आखिरकार अब तक केवल जेंतुर लॉर्ड के पास ही 5 स्टार सोलट्रेट था। जेंतुर लॉर्ड के ग्लेसिकल के अलावा कोई भी सोलट्रेट इतना शक्तिशाली या दिलचस्प नहीं लग रहा था कि माइकल उसे अपने वॉर रूम में शामिल करना चाहे।
ये वाकई काफी निराशाजनक था। हालांकि ये तर्कसंगत भी था। केवल कुछ ही शक्तिशाली लॉर्ड्स ज़ेंटिका साम्राज्य की परिषद की शर्तों को मानकर उनसे लॉर्ड एंट्रेंस टिकट प्राप्त करने के लिए तैयार हुए। वास्तव में माइकल को पूरा विश्वास था कि कई शक्तिशाली लॉर्ड्स ने लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश करने के ज़ेंटिका साम्राज्य के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ज़ेंटिका साम्राज्य द्वारा अपने लॉर्ड्स पर लगाए गए प्रतिबंध कुछ लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लायक नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि कितने लॉर्ड्स अपने लिए लॉर्ड रिफ्ट एंट्रेंस टिकट प्राप्त करने में सक्षम रहे होंगे। अब तक मैंने केवल टेरोस और टैक लेक को अकेले घूमते देखा है, लेकिन उनके साथ कोई अधीनस्थ भी नहीं है। शायद उनके लॉर्ड एंट्रेंस टिकट मेरे टिकट से अलग हैं। पांचों लॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई बिना किसी बाधा के समाप्त हो गई। चारों ओर जल्दी से जायजा लेने के बाद माइकल पेड़ से नीचे कूदा और लाशों की ओर चल पड़ा। उसने लाशों की मूल ऊर्जा को सोखने के लिए एक्सट्रैक्शन का प्रयोग किया और साथ ही उन्हें लूटने भी लगा। उसने सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स, सोलर ट्रेड सिंबल्स, आर्टिफैक्ट्स, ब्लूप्रिंट्स, मेमोरी ऑर्ब्स और लॉर्ड रिफ्ट में इकट्ठा किया गया सारा सामान निकाल लिया। राप डी अल्फा एस नोवेल सीओमाइक्रोन एम। इसके बाद उसने टियारा से उन लॉर्ड्स और एडवेंचरर्स के शव लाने को कहा जिन्हें उसने और टियारा ने पहले मार डाला था। माइकल ने उन पर भी एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया और जल्दी से सब कुछ लूट लिया, इससे पहले कि वह उन राक्षसों के शवों के एक्सट्रैक्शन और विच्छेदन पर अधिक ध्यान दे जिन्हें उन्होंने उदारतापूर्वक उसके लिए इकट्ठा किया था। मुझे लगता है कि लॉर्ड रिफ्ट से हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। सब कुछ सुचारू रूप से हो गया, टियारा ने उत्साह से लाल होते हुए कहा। उसकी रक्तपिपासा धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन चारों ओर लाशों और लूटे गए सामान के विशाल ढेर देखकर उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माइकल ने अपनी वॉर रूम की स्टोरेज स्पेस और अपने स्पेशल पाउच में सब कुछ रख दिया और फिर टियारा से कुछ और चीजें रखने में मदद करने के लिए कहा। फिर उनका ध्यान सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स और सोलर ट्रेड सिंबल्स के ढेर पर गया। पिछले 2 युद्धों से उन्हें कुल 8 सोलर ट्रेड सिंबल्स प्राप्त हुए थे। माइकल को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने टियारा की ओर देखा और सोचा कि शायद टियारा के विकास पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। हालांकि उसके चेहरे के भाव देखकर टियारा ने बस अपना सिर हिला दिया। ये सोलर ट्रेड्स मुझे सूट नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि आपके पास मेरे सिल्वेरियन टाइगर और इनर फोर्स सोलर ट्रेड्स को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त सोलर स्टार फ्रैगमेंट हैं, मास्टर, टियारा ने शांत भाव से अभी भी जीवंत मुस्कान के साथ समझाया। लेकिन माइकल थोड़ा अचंभित रह गया। तुम्हारे पास 2 सोलर ट्रेड्स हैं, क्या वह रूपांतरण एक अद्वितीय नस्लीय क्षमता नहीं है? उसने आश्चर्य से पूछा, जिस पर टियारा ने शरारती मुस्कान बिखेरी। मेरी जाति की अनूठी क्षमता को जागृत करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं दूसरे स्तर की जागृत अवस्था में अपनी अनूठी क्षमता को जागृत करने की कोशिश करूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, टियारा ने हल्के स्वर में कहा और फिर बोली, शायद मैं भविष्य में आपको ये दिखा सकूं। तो उसके पास 2 सोलर ट्रेड्स हैं और उसे लगता है कि मेरे पास उनमें से एक को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त सोलर स्टार फ्रैगमेंट नहीं है। माइकल बस यही सोच पा रहा था। उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वह टियारा के बारे में कुछ नहीं जानता। टियारा उसकी वफादार युद्धदासी थी, फिर भी माइकल उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। इससे उसकी उलझन और बढ़ गई, जिससे वह घबरा गया। कृपया मुझे भविष्य में दिखाएं। लॉर्ड रिफ्ट के बंद होने के बाद हमें बहुत सी बातों पर चर्चा करनी है, माइकल ने कुछ अनमने ढंग से बुदबुदाते हुए कहा। उसके पास 2 5 स्टार सोलर ट्रेड्स हैं, है ना? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह संभवतः सिल्वर फैंग टाइगर फोल्क के एक शक्तिशाली परिवार से है? माइकल को लगा कि उसकी धारणाएं तर्कसंगत थीं। टियारा की युद्ध क्षमता, उसकी अनूठी युद्ध तकनीक और उसका समग्र व्यवहार उचित शिक्षा और प्रशिक्षण के स्पष्ट संकेत थे। लेकिन अंततः वह ओरिजिन एक्सपेंस में एक निजी नौकरानी बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि टियारा के पास 2 शक्तिशाली सोलर ट्रेड्स थे, माइकल को लगा कि उसे और सोलर ट्रेड्स देना एक अच्छा विचार होगा। दुर्भाग्य से टियारा को वे सोलर ट्रेड्स पसंद नहीं आए जो उन्हें लॉर्ड रिफ्ट में मारे गए लॉर्ड्स और अवेकेंड से मिले थे। माइकल इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। शुरू से ही ऐसे सोलर ट्रेड्स का संयोजन बनाना बेहतर है जिनमें बेहतरीन तालमेल हो। आखिर हमारी परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके पास एक्सट्रैक्शन की शक्ति थी, जिसका अर्थ था कि वह सोलर ट्रेड सिंबल और सोलर स्टार फ्रैगमेंट निकाल सकता था। वहीं टियारा को अपने सोलर ट्रेड्स को अपग्रेड करने या नया सोलर ट्रेड प्राप्त करने के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार माइकल अपनी इच्छानुसार कई प्रकार के सोलर ट्रेड्स को बांध सकता था, जबकि टियारा और वन कल्पित बॉनों के सोलर ट्रेड्स को विकसित करने के लिए कुछ चुनिंदा सोलर ट्रेड्स पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर था। हालांकि जब उसकी नज़र मास्क सेबर पर पड़ी तो उसने एक गहरी आह भरी।
अगर समन्स को भी सोलिट्रेट्स मिल सके तो कितना दिलचस्प होगा। उसने सोचा। मास्क्ड सेबर को ढेर सारे सोलिट्रेट्स देकर उसे मजबूत न कर पाने से वह थोड़ा निराश था। आखिर मास्क्ड सेबर के पास समन के रूप में कोई वॉरून नहीं था। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि उसकी प्रगति में मदद करूं, बेहतर उपकरण और अधिक उपयुक्त तकनीकें प्रदान करूं, उसने भारी मन से खुद से कहा। मास्क्ड सेबर के जीवन से जुड़ी एक शर्त ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। जैसे ही उसकी त्वचा दूसरों के सामने आती या उसका चेहरा प्रकट होता, उसकी मृत्यु हो जाती। यह एक कठोर शर्त थी और निश्चित रूप से ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके साथ माइकल जीना चाहता। दुर्भाग्यवश माइकल मास्क्ड सेबर की रक्षा के लिए केवल इतना ही कर सकता था। मास्क्ड सेबर को अपनी जान की चिंता नहीं थी, लेकिन माइकल को हर गुजरते पल के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर भारी बोझ पड़ रहा हो। यह एक अजीब सी अनुभूति थी जिसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। टियारा की मृत्यु या भविष्य में उसके क्षेत्र के विनाश का कारण बन सकने वाले खतरों के बारे में सोचकर भी उसे ऐसा महसूस नहीं होता था। अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या हमें कुछ और सरदारों के समूहों का शिकार करना जारी रखना चाहिए, या आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं, स्वामी? टियारा ने पूछा, जो पिछली 2 लड़ाइयों से अभी भी थोड़ी उत्साहित थी। अब तक लॉर्ड रिफ्ट के अंदर आधे से ज्यादा लॉर्ड मारे जा चुके थे। अब सिर्फ ताकतवर लोग ही बचे थे जो अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। लेकिन माइकल डरा नहीं था। राप डी अल्फा एस नोवेल सी ओमाइक्रॉन एम। चलिए पहले इस वीरान कस्बे के बाहरी इलाके पर नजर डालते हैं। हम पहले इस वीरान कस्बे के आसपास के क्षेत्र का जायजा ले सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर जाने से पहले कितने लॉर्ड्स यहां से गुजर रहे हैं, माइकल ने एक पल सोचने के बाद सुझाव दिया। उनके पास प्रभु की दरार से गुजरने और स्वर्ग के खजाने लूटने के लिए लगभग 40 घंटे का समय बचा था, इससे पहले कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। ये समय पर्याप्त से भी अधिक था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छोटे समूह ने पूरे उत्साह के साथ अपना अगला कार्य पूरा किया। उन्हें लॉर्ड रिफ्ट से पहले ही बहुत कुछ हासिल हो चुका था, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी ताकत और भी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अगले 6 घंटों के दौरान माइकल और बाकी लोग उस वीरान कस्बे में घूमते रहे। वे हमेशा एक दूसरे से 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी बनाए रखते थे और कई राक्षसों से लड़ते रहे। हालांकि माइकल ने अपना ज्यादातर समय अपने दिमाग में उस वीरान कस्बे के ढांचे का विस्तृत नक्शा बनाने में लगाया। उसने ईगल आइज पर एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करके दूर तक सटीक दृष्टि प्राप्त की, जिससे वह कुछ लॉर्ड्स के ठिकाने का पता लगा सका और उस वीरान कस्बे में घूम रहे लॉर्ड्स की वास्तविक संख्या का अंदाजा लगा सका। 3 अलग अलग जगहों पर कई छोटे समूह या तो आराम कर रहे हैं या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। माइकल ने सभी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मास्क्ड सेबर और टियारा को अपडेट किया। जासूसी के कामों में ईगल आइज काफी मददगार साबित होता था। उसे दुश्मनों के पास जाने और पकड़े जाने का डर भी नहीं रहता था, फिर भी वह उनके दुश्मनों की संख्या, उनकी जाति और उनके पास मौजूद हथियारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से इकट्ठा कर लेता था। ये तीनों कारक लॉर्ड्स की युद्ध क्षमता का मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त थे, जिसका माइकल, टियारा और मास्क्ड सेबर आसानी से फायदा उठा सकते थे। चलिए सबसे बड़े समूह में चलते हैं, गुरुजी, टियारा ने पहले से भी अधिक उत्साहित स्वर में कहा। टियारा को उस तरह देखकर माइकल बस मुस्कुरा उठा। वह उससे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके इलाके में वह हमेशा परिपक्व और समझदार व्यवहार करती थी। माइकल को हमेशा लगता था कि टियारा के कंधों पर बचपन से ही एक भारी बोझ रहा है, जिसकी वजह से वह दूसरों से जल्दी परिपक्व और समझदार बन गई। हालांकि लॉर्ड रिफ्ट में उसे बोझिल होने का एहसास नहीं हो रहा था। टियारा पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान थी और उसके पूरे शरीर में फैल रहा उत्साह संक्रामक था। इसका असर मास्क्ड सेबर पर भी पड़ा, जिसने माइकल के कंधे पर थपथपाया और फिर सुनसान कस्बे की ओर हल्के से सिर हिलाया। क्यों न हम बाग को खुला छोड़ दें, उसने पूछा, जिससे माइकल के होठों के कोने ऊपर की ओर उठ गए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, माइकल ने सहमति जताते हुए अपनी गति बढ़ा दी। उन्हें वीरान कस्बे में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनका छोटा समूह चुपचाप जर्जर मकानों की दीवारों के साथ साथ आगे बढ़ा, उनके हथियार मजबूती से पकड़े हुए थे। माइकल ने उन्नत ईगल आइज को पूरी तरह से सक्रिय रखा और वे चुपचाप सुनसान शहर के अंदर पहले लक्ष्यों की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में उनके बीच केवल 2 दीवारें और लगभग 100 मीटर की दूरी रह गई। माइकल ने ग्लेसिकल पर एनहेंसमेंट का प्रयोग किया और हवा में ही दर्जनों ग्लेसिकल प्रकट कर दिए। इसके बाद मास्क्ड सेबर और टियारा घर की दीवारों के चारों ओर से दाहिनी ओर बढ़ गए।
इसी बीच माइकल बाईं ओर चलकर मुख्य गली में प्रवेश कर गया, जहां 7 लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थ एक बड़ी इमारत के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे, जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई। माइकल ने ज़ार्क की धनुष की डोरी को पीछे खींचा, एक ऊर्जा तीर को संघनित किया और उसे ग्लेसिकल्स के साथ छोड़ दिया, जो गोलियों की तरह आगे बढ़े। माइकल ने अपने पहले बैच के ग्लेसिकल्स के परिणाम पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने सामने के अराजक युद्ध क्षेत्र पर ऊर्जा के तीर चलाना जारी रखा। 6 ऊर्जा तीर छोड़ने के बाद ही उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उसने वाइवेंटूड भाला प्रकट किया, उस पर 3 स्तरों का संवर्धन लगाया और एक धुंधलेपन में तब्दील हो गया। उसके भीतर प्रवाहित हो रही शक्ति अपेक्षा से कहीं अधिक थी। यह स्पष्ट संकेत था कि उसके युद्ध प्रतीक के परिष्करण का स्तर धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधर रहा था। हालांकि माइकल ने इस बात पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सामने चल रही लड़ाई पर था और लॉर्ड रिफ्ट के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने पर। आखिर माइकल को पता नहीं था कि उसे लॉर्ड रिफ्ट जैसी जगह में दोबारा प्रवेश करने में कितना समय लगेगा। उसे अवसर का लाभ उठाते हुए जितना हो सके उतना फायदा उठाना था। विशाल इमारत के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे सरदार अचानक हुए हमले से पहले तो आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन पर केवल एक ही व्यक्ति ने हमला किया था। उनके 6 अधीनस्थ मारे गए और उससे भी अधिक लोग ग्लेशियरों के टूटने से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। फिर भी किसी भी सरदार को अपनी जान की चिंता नहीं थी। वे संख्यात्मक रूप से अधिक थे और उनके शत्रु के पास भी कोई शक्तिशाली कलाकृतियां नहीं थीं। वह तो दूसरे स्तर के निम्नतम चरण में भी नहीं था। भला उसे खतरा कैसे माना जा सकता था? अधिकांश लॉर्ड्स माइकल के हमले को लेकर चिंतित नहीं थे। हालांकि उनमें से 2 ने जल्द ही महसूस किया कि माइकल अकेला था और वह अनटेम जंगल में लॉर्ड के बारे में रिपोर्टों में लिखी गई विशेषताओं से मेल खाता था। यह महसूस करते हुए कि माइकल ही वह भगवान हो सकता है जिसने अपनी निर्मम रणनीति से जंगल अभियान और 13 योद्धाओं को हराया था, वे तुरंत सतर्क हो गए और चारों ओर देखने लगे। उन्हें एक जाल का आभास था और वे इससे अधिक सही नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक युवा जागृत व्यक्ति और चांदी की ऊर्जा की मोटी परतों से ढकी एक काली तलवार चलाने वाले एक सम्मन को पाया। लेकिन इससे पहले कि वे सबको चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्ला पाते, उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। अचानक उनकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक फैल गई और आंखों में भयानक दर्द होने लगा, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। माइकल ने देखा कि कुछ लॉर्ड्स और उनके अधीनस्थ टियारा और मास्क सेबर की ओर ध्यान देने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें माइकल और उसके अधीनस्थों की योजना का पता चल गया हो। दुर्भाग्यवश उनका ध्यान भटकने से वे ग्लेसिकल्स के लिए आसान निशाना बन गए। ग्लेसिकल्स के पहले प्रभाव के बाद सभी को एहसास हुआ कि वे जरूरी नहीं कि जानलेवा हों, और बच्चों को जमा देने वाली चोट ग्लेसिकल्स की सबसे बड़ी खासियत थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ग्लेसिकल्स खतरनाक नहीं थे। वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे और फिर भी कुछ मामूली नुकसान पहुंचा सकते थे, जैसे कि आंखों को भेदना और चकनाचूर होने से ठीक पहले महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करना। माइकल ने लगभग हर दिन लगन से तीरंदाजी का अभ्यास करके अपने निशाने को परिपूर्ण कर लिया था, और अपनी तेज नजरों का इस्तेमाल करते हुए उसने विचलित सरदारों और उनके अधीनस्थों की आंखों में सटीक रूप से कई ग्लेशियर भेद दिए। आंखों में घुसने के बाद ग्लेशियर चकनाचूर हो गए, जिससे उनके सिर में जमा देने वाली ठंड फैल गई। उनकी मृत्यु होना तो तय था। इसी बीच टियारा और मास्क सेबर ने अपना हमला शुरू कर दिया। एक अर्धचंद्राकार चांदी की ऊर्जा तलवार वीरान कस्बे में फूट पड़ी और कई दुश्मनों को 2 टुकड़ों में काट डाला, फिर उसकी गति धीमी पड़ गई। इसी बीच सरदारों और उनके अधीनस्थों के बीच एक भयंकर बाघ जैसी आकृति प्रकट हुई और उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया, उन जिम्मेदारियों को त्याग दिया जिन्होंने उसे जकड़ रखा था, भले ही यह कुछ घंटों के लिए ही क्यों न हो। पहरा दे रहे सरदारों को हराने के बाद उस विशाल इमारत में प्रवेश करने के बजाय उन्होंने केवल शवों को इकट्ठा किया और फिर आगे बढ़कर अन्य 2 समूहों पर हमला करके उन्हें मार डाला। 2 समूहों में से केवल एक समूह आराम कर रहा था, जबकि दूसरा समूह एक छोटी सी लोहार की दुकान की रखवाली कर रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि लोहार की दुकान से धातु पर भारी हथौड़े की आवाज सुनाई दी। इसने माइकल का ध्यान आकर्षित किया और उसने सभी दुश्मनों का सफाया करने के बाद उस पुरानी सुनसान लोहार की दुकान में प्रवेश करने का फैसला किया। खुले में पहले से ही भीषण गर्मी थी, लेकिन सुनसान लोहार खाने में तापमान उससे भी कहीं अधिक था। भट्टी में धधकती आग की लपटें उठ रही थीं और एक भारी भरकम हथौड़ा और चिमटा जादुई ढंग से हवा में हिल रहे थे। चिमटा और भारी हथौड़ा अपने आप हिल रहे थे और एक तलवार गढ़ रहे थे। यह क्या है?
माइकल केवल इतना ही कह सका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जादुई ढंग से हिलते हुए हथौड़े, चिमटे और अन्य औजारों के बारे में क्या सोचे जो काम में व्यस्त प्रतीत हो रहे थे। उन्हें लोहार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले हथियार बनाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी, फिर भी जादुई औजारों में प्रयुक्त तकनीक बिल्कुल ही अलग स्तर की प्रतीत हुई। पहली नज़र में यह अजीब और बेतुकी लग रही थी, लेकिन अंतिम परिणाम अपेक्षा से कहीं बेहतर देखकर उनकी धारणा बदल गई। ये बताने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं थी कि जादुई औजारों से गढ़ी गई तलवार, उसे गढ़ने में इस्तेमाल की गई निम्न श्रेणी की सामग्रियों के बावजूद, अत्यंत उच्च गुणवत्ता की थी। किसी तरह माइकल और अन्य लोगों ने कई घंटे जादुई औजारों को चलते हुए और उस बेहद गर्म धातु के टुकड़े पर हथौड़ा मारते हुए देखने में बिताए, जो धीरे धीरे एक भयानक तलवार का रूप ले रहा था। तलवार को आकार देने की प्रक्रिया बहुत जल्दी और बड़ी सटीकता से पूरी की गई। इसे ठंडा किया गया और जादुई औजारों से धार लगाने से पहले उचित उपचार किया गया। गढ़ने की प्रक्रिया पूरी होने पर तलवार को एक छोटे से बैरल में रखा गया जहां पहले से ही ऐसी 10 से अधिक तलवारें रखी हुई थीं। क्या लॉर्ड्स इसी का इंतजार कर रहे थे? टियारा ने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि ये हथियार लॉर्ड्स के समय के लायक थे या नहीं। वह जानती थी कि तलवार बनाने की प्रक्रिया असाधारण थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इंतजार के लायक थीं। इसलिए टियारा ने बैरल के पास जाकर एक तलवार उठाई। उसने उसे घुमाया, उसमें मूल ऊर्जा प्रवाहित की और कुछ चीजों का परीक्षण किया, लेकिन अंत में वह वहीं जम गई। मेरी शंकाओं को भूल जाओ, ये तो पागलपन है, टियारा ने माइकल को तलवार सौंपते हुए कहा और फिर दूसरी तलवार उठाकर मास्क सेबर को दे दी। माइकल ने बड़ी सावधानी से लंबी तलवार चलाई। वह हथियारों का विशेषज्ञ तो नहीं था, लेकिन उसे हथियारों के बारे में कुछ जानकारी थी। तलवार की धार दोधारी थी और पूरी तरह से तेज की गई थी। साथ ही पूरी तलवार लगभग पूर्ण संतुलन में थी। किसी कुशल लोहार के लिए भी इतने कम समय में ऐसी तलवार बनाना काफी मुश्किल होता। जादुई लोहारखाने में उन तलवारों में से एक को पूरा करने में केवल 6 घंटे लगते थे और वे सभी एक ही गुणवत्ता की होती थीं। इस्तेमाल की गई सामग्री सर्वोत्तम नहीं थी, लेकिन जादुई लोहारखाने द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गढ़ाई तकनीक असाधारण थी। अगर हमारे इलाके के लोहार ऐसे असाधारण हथियार बनाना सीख लें, तो हम सेना के उपकरणों को बहुत तेजी से उन्नत कर पाएंगे। मास्क सेबर ने आश्चर्य से कहा। जब उसने मूल ऊर्जा को तलवार में प्रवाहित किया तो उसके शरीर में शक्ति का एक तीव्र प्रवाह हुआ। माइकल ने भी ऐसा ही किया और तलवार का एक और फायदा महसूस किया। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह तलवार मेरी शारीरिक शक्ति और फुर्ती को उतना ही बढ़ाती है जितना कि एक प्राकृतिक 3 स्टार टियर एक हथियार कलाकृति बढ़ाती है। अपने स्वामी की बात सुनकर नकाबपोश सेबर की निगाहें माइकल की ओर घूम गईं। क्योंकि यह बिल्कुल वही है। ये तलवार नहीं, ये तलवारें प्राकृतिक 3 स्टार टियर एक कलाकृतियों की तरह हैं, भले ही ये कलाकृतियां न हो। हर कोई इनका इस्तेमाल कर सकता है। मास्क सेबर की बात सुनकर माइकल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यदि वे इन हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अपनी सेना में वितरित कर सकें, तो समान रैंक का कोई भी सैनिक उन्हें आमने सामने की लड़ाई में भी हरा नहीं पाएगा। उनके विरोधी निश्चित रूप से शक्ति और चपलता के मामले में हार जाएंगे, जिससे उनकी सेना को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम गढ़ने की प्रक्रिया को और तेज कर सकते हैं। जादुई लोहारखाने को एक तलवार बनाने में ठीक 6 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि लॉर्ड ड्रिफ्ट के बंद होने तक हमारे पास 20 से भी कम तैयार तलवारें होंगी। टियारा ने माइकल की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मानो उसके पास सारी समस्याओं का हल हो। इससे पहले कि मैं गलती से इस उत्कृष्ट कृति को तोड़ दूं, मुझे पहले कुछ परीक्षण करने दीजिए, माइकल ने कहा, और कुछ समय पहले पर्वत श्रृंखला से निकाले गए कुछ उल्लेखनीय अयस्कों को निकालते हुए जादुई लोहारखाने की ओर बढ़ा। वह ये देखना चाहता था कि क्या जादुई लोहारखाना अन्य अयस्कों का उपयोग करके किसी भिन्न प्रकार के अयस्क से तलवार बना सकता है। हालांकि उसे जादुई लोहारखाने की सेटिंग्स तक पहुंचने का तरीका नहीं पता था, यदि ऐसी कोई सेटिंग मौजूद भी थी। पहले तो माइकल बस वहीं खड़ा रहा, अयस्कों को पकड़े हुए, ये सोचकर कि जादुई लोहार बेहतर अयस्कों का पता लगा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। फिर वह उस छोटे से बक्से की ओर बढ़ा जहां सिल्वर स्ट्रीम लौह अयस्क का ढेर लगा हुआ था। सिल्वर स्ट्रीम लौह अयस्क एक दुर्लभ श्रेणी का प्रथम श्रेणी का अयस्क था जिसमें ऊर्जा चालकता बहुत अधिक थी। इसके अंदर मौजूद ऊर्जा वाहिनियां अत्यंत मजबूत थीं, हालांकि ढलाई प्रक्रिया में इनके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बहुत अधिक था। माइकल ने सिल्वर स्ट्रीम लौह अयस्क को अपने स्थानिक थैले में रखा और फिर अपने हाथ में मौजूद अयस्कों को डिब्बे पर रख दिया।
उन्हें उम्मीद थी कि जादुई लोहारखाना अयस्कों को उठा लेगा, लेकिन इसके बजाय ऐसा लगा कि उसने काम करना बंद कर दिया है। क्या यह अन्य अयस्कों के साथ काम नहीं करता? माइकल ने थोड़ा निराश होते हुए सोचा। उसे उम्मीद थी कि वह बेहतर कलाकृति जैसे हथियार बना पाएगा, भले ही वे केवल मास्ट सेबर के उपयोग के लिए ही क्यों न हो। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन इससे पहले कि उनका चेहरा गंभीर हो जाए, उनकी नज़र के कोने से किसी चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। भट्टी के अंदर धधकती लौ टिमटिमा रही थी, मानो वह उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। शायद, माइकल ने मन ही मन सोचा और डिब्बे में रखे अयस्कों को उठाकर धधकती भट्टी में फेंक दिया। भट्टी के अंदर धधकती लपटें एक छोटे से आग के बादल में तब्दील हो गईं और ऐसा लग रहा था मानो उनमें एक जीवंतता का संचार हो रहा हो। इसके जवाब में जादुई लोहार खाने के औजार एक बार फिर चलने लगे। बहुत बढ़िया, यह अन्य अयस्कों के साथ भी काम कर रहा है, माइकल ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद उसने अपने हाथ छाती पर रखकर अयस्क के अपचयन की प्रक्रिया और पिंड के निर्माण को ध्यानपूर्वक देखा। जब एक विशेष गहराई तकनीक का उपयोग करके भारी हथौड़े से पिंड के भीतर की अशुद्धियों को हटा दिया गया, तो माइकल आगे बढ़ा। उसने निष्कर्षण तकनीक का उपयोग करके अधिकांश अशुद्धियों को हटा दिया ताकि गहराई की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उसके बाद माइकल ने मास्ट सेबर और टियारा की ओर मुड़ने से पहले थोड़ा इंतजार करना चुना। चलिए उस दूसरी इमारत को देखते हैं जिसकी रखवाली लॉर्ड्स कर रहे थे। वह एक पुस्तकालय जैसी लग रही थी, लेकिन अगर कोई सब कुछ लूट नहीं सकता तो उसकी रखवाली करने का कोई मतलब नहीं बनता। वहां जादुई लोहारखाने जैसी कोई चीज जरूर होगी, माइकल ने कहा, और यह सुनकर टियारा ने अपना सिर झुका लिया। तो फिर जादुई लोहारखाने का क्या होगा? और क्या आप पहले लॉर्ड्स और अवेकन के शवों को निकालना नहीं चाहेंगे, स्वामी? उसने पूछा, यह महसूस करते हुए कि जादुई लोहारखाने को अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं था। हालांकि माइकल को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने अपने दुश्मनों के शवों को बरामद किया और उन्हें तुरंत निकाल लिया। लॉर्ड रिफ्ट से उन्हें ज्यादा अतिरिक्त लूट नहीं मिली क्योंकि वे मैजिकल स्मिथ और दूसरी बड़ी इमारत की रखवाली कर रहे थे, लेकिन माइकल ने फिर भी काफी लाभ कमाया, जिसमें 1195 सोलर स्टार फ्रैगमेंट से उसकी संपत्ति में वृद्धि शामिल थी। ये लाभ उसने अभी अभी निकाले गए सोलिट्रेट सिंबल्स को अलग अलग करने के बाद हासिल किया। सोलर स्टार फ्रैगमेंट जोड़ने पर माइकल के पास 4 स्टार सोलिट्रेट को 5 स्टार सोलिट्रेट में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त से अधिक फ्रैगमेंट जमा हो गए थे। सवाल सिर्फ ये था कि उसे किस सोलिट्रेट को अपग्रेड करना चाहिए। वह स्पिरिट विप को एक बार अपग्रेड करके देख सकता है कि सोलिट्रेट कितना मजबूत हो जाता है, या वह सीधे अपना ध्यान अन्य सोलिट्रेट्स पर केंद्रित कर सकता है। मैं सबसे ज्यादा कौन सा सोलिट्रेट इस्तेमाल कर रहा हूं? जाहिर है, यह एनहेंसमेंट है। मैं हर लड़ाई में इसका इस्तेमाल अपने आर्टिफैक्ट्स की तीक्ष्णता, मजबूती और बाहरी एनहेंसमेंट को बढ़ाने के लिए करता हूं। फिर मैं इसे अपने सोलिट्रेट्स और अपने शरीर पर भी इस्तेमाल करता हूं। मुझे इसे अपग्रेड करना चाहिए। माइकल ने स्पिरिट विप, क्लासिकल और अपने अन्य सोलिट्रेट्स को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से निष्कर्ष निकाला। वे युद्ध के लिए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एनहेंसमेंट का उपयोग एक्सट्रैक्शन पर भी किया जा सकता है ताकि युद्ध के बाहर एक्सट्रैक्शन की दक्षता को बढ़ाया जा सके। अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने बिना किसी झिझक के 3000 सोलर स्टार फ्रैगमेंट खर्च कर दिए और सिंबल ऑफ एनहेंसमेंट पर 5वां तारा प्रकट कर दिया। जैसे जैसे माइकल ने एनहेंसमेंट को अपग्रेड किया, सूचनाओं की धाराएं धीरे धीरे उसके दिमाग में प्रवेश करती गईं, जिससे उसे एनहेंसमेंट और 5 स्टार सोलिट्रेट में अपग्रेड होने के बाद होने वाले परिवर्तनों की अधिक गहन समझ प्राप्त हुई। एनहेंसमेंट की पहली 2 परतें लगाना बेहद सस्ता है, और एनहेंसमेंट का प्रतिशत 1/3 से बढ़कर 50% तक पहुंच गया है। ये वाकई चौंकाने वाला है। अगर मैं अपने 4 स्टार सोलिट्रेट्स पर एनहेंसमेंट की 2 या 3 परतें लगाता हूं, तो उनकी शक्ति 5 स्टार सोलिट्रेट्स के बराबर हो जाएगी। माइकल को ये तो पक्का पता नहीं था कि वह एनहेंसमेंट को किस हद तक अपग्रेड कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बेहद शक्तिशाली सोलिट्रेट था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 6 स्टार सोलिट्रेट में अपग्रेड करने पर यह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। तुलना में टैमिंग जैसी सोलिट्रेट्स के अपग्रेड में कुछ कमी दिखी। माइकल को टैमिंग को 4 स्टार से 5 स्टार में अपग्रेड करने के बाद कोई खास अंतर महसूस नहीं हुआ। बेशक इसका कारण ये भी हो सकता है कि वह टैमिंग का इस्तेमाल बहुत कम करता था। अगर वह टैमिंग का थोड़ा और इस्तेमाल करता तो सोलिट्रेट का आकर्षण शायद और भी स्पष्ट हो जाता। माइकल को इस बात का पूरा यकीन था। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने अन्य सोलिट्रेट्स को अपग्रेड करने की जल्दी है।
चलो अभी और यहीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसने खुद से कहा और अपना ध्यान वापस दूसरों की ओर मोड़ लिया। हम जादुई लोहारखाने को ऐसे ही छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई इसे हमसे छीन सकता है, माइकल ने हल्के से हाथ हिलाते हुए कहा और फिर बोला, अगर कोई छीन भी लेता है तो हम इसे जबरदस्ती वापस ले लेंगे। इमारत से बाहर निकले तो माइकल को मैजिकल स्मिथरी के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। उनकी उम्मीदों के विपरीत उस वीरान कस्बे में बहुत कम लॉर्ड्स और मॉन्स्टर्स थे। यहां तक कि लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश कर चुके लॉर्ड्स भी इस जगह को छोड़कर चले गए थे। लेकिन माइकल की राय में यह वास्तव में बेहतर ही था। उन्हें हमले का डर नहीं रहेगा, न ही किसी को जादुई लोहारखाने को चुराने की चिंता करनी पड़ेगी। कुछ मिनट चलने के बाद 3 लोगों का उनका छोटा समूह आखिरकार उस विशाल इमारत तक पहुंचा जो किसी पुराने पुस्तकालय जैसी दिखती थी। वे इमारत में दाखिल हुए और ये देखकर दंग रह गए कि पुस्तकालय का भीतरी भाग अच्छी तरह से संरक्षित था और समय के प्रभाव से अछूता था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पुस्तकालय को कभी छोड़ दिया गया हो। किताबें अपने साथ ले जाने की किसी ने जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या पुस्तकालय में किताबें सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती? इस इमारत की रक्षा करने का किताबों के अलावा कोई और कारण नहीं है? टियारा ने पूछा। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि लॉर्ड्स का एक समूह इस जगह की रखवाली क्यों कर रहा था। वहां दर्जनों अलमारियों के अलावा और कुछ नहीं था जो तरह तरह की किताबों से भरी हुई थी। मास्क सेबर ने अपने सबसे पास पड़ी किताबों में से एक उठाई। उसने पहले कुछ पन्ने पलटे और समझ में आने पर सिर हिलाया। इसकी भाषा समझना काफी कठिन है। शायद भगवान ने इन किताबों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें इनका महत्व नहीं पता। खैर, मैं भी नहीं बता सकता कि ये उत्पत्ति विस्तार के बारे में मूल्यवान किताबें हैं या प्राचीन काल के उपन्यास। नकाबपोश सेबर ने माइकल को किताब सौंपने से पहले कहा। माइकल ने भी पन्ने पलटे और धीरे धीरे समझ में आने पर अपने निचले होंठ को चबाने लगा। ये तो किसी प्राचीन मूल भाषा जैसी लगती है। ये पुस्तकें शायद द्वितीय युग से पहले की हैं। शायद वन एल्फ के बुजुर्ग इन्हें समझने में हमारी मदद कर सकें। उसने विशाल पुस्तक संग्रह पर नजर घुमाते हुए सोचा। हमारी भंडारण जगह लगभग भर चुकी है। अगर मुझे ये सारी किताबें ले जानी हैं, तो मुझे उन राक्षसों के शव हटाने पड़ेंगे। माइकल दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किताबें उन श्रेष्ठ प्राणियों के राक्षसों के शवों से अधिक मूल्यवान होंगी। लेकिन जब माइकल ने इस बारे में गहराई से सोचा तो उसे याद आया कि उसे वास्तव में पैसों की सख्त जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें किताबें अपने साथ ले जानी चाहिए। भले ही वे प्राचीन काल के मात्र उपन्यास हों, उनसे हमें द्वितीय युग से पूर्व के समय के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे हमें विस्मृत मंदिर के रहस्यों को सुझाने के करीब पहुंचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकेंगे, टियारा ने सहज लहजे में कहा। सबसे बुरी स्थिति में आप राक्षस का मांस, आंतें और बाकी कम मूल्यवान चीजें फेंक सकते हैं। बस डायमंड हिरन के सींग, उनकी नसें, वेयरवुल्फ के सींग, शल्क आदि रख लेते हैं। उनके सबसे मूल्यवान हिस्सों के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। या मैं गलत हूं, स्वामी? उसने माइकल की ओर घबराकर मुस्कुराते हुए कहा। माइकल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वह कभी कभी जरूरत से ज्यादा सोचता था और हर चीज को सही ढंग से फिट करने की कोशिश करता था, लेकिन अक्सर एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति की राय सुनना ज्यादा आसान होता था। ये सरल स्वभाव वाली लड़की टियारा थी और माइकल को उसके साथ होने की खुशी थी। उसके बिना वह किताबों की अलमारियों के सामने अनंत काल तक खड़ा रहता, दोनों शवों को रखने और यथासंभव अधिक से अधिक किताबें जमा करने की एक सटीक योजना बनाने की कोशिश करता रहता। ठीक है, चलो कम मूल्यवान राक्षसी शरीर के अंगों को फेंक देते हैं, उसने अपने वॉर रूम के भंडारण स्थान और अपने स्थानिक थैले तक पहुंचने से पहले कहा। उसने 10 टन राक्षसी मांस और 1000 से अधिक राक्षसों के कम मूल्यवान शरीर के अंग निकाले। अब जब माइकल ने इस बारे में सोचा तो वह इस बात से हैरान हुए बिना नहीं रह सका कि उसके स्पेस पाउच और स्टोरेज स्पेस में इतना सारा सामान कैसे समा गया। ये वाकई आश्चर्यजनक था। टियारा ने ढेर सारा राक्षसी मांस और अन्य सामान भी इकट्ठा किया। उसने बिना किसी झिझक के उन्हें एक तरफ फेंक दिया, जिससे माइकल द्वारा इकट्ठा किए गए सामान के बगल में अवांछित वस्तुओं का एक बड़ा ढेर बन गया। माइकल और टियारा अपने आसपास की स्थिति पर इतने ध्यान केंद्रित थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मास्क सेबर कब तनावग्रस्त हो गया। मास्क सेबर ने अपनी तलवार निकाली, माइकल के सामने खड़ा हो गया और रक्षात्मक मुद्रा में आ गया, जरूरत पड़ने पर माइकल की रक्षा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार। कृपया अपना हथियार एक तरफ रख दें, आदरणीय यात्री। लाक्सार्टिया का ये पुस्तकालय अपराध करने और हिंसा फैलाने के लिए नहीं बनाया गया है।
ये शांति और ज्ञान का स्थान है। एक कर्कश आवाज पुस्तकालय में गूंजी, जिसने माइकल और टियारा को उनकी तन्मयता की स्थिति से बाहर निकाल दिया। उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर सिर घुमाया और आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक छोटे कुत्ते के आकार का बैंगनी रंग का प्राणी हवा में तैरते पीले तकिए पर बैठा था। उसके लंबे नुकीले कान और ज्ञान से भरी बड़ी बैंगनी आंखें थीं। उसकी भुजाएं छोटी थीं और उसने एक छोटी सी छड़ी पकड़ रखी थी, जो किसी खतरनाक चीज की बजाय किसी बचके पेड़ की शाखा जैसी लग रही थी। फिर भी माइकल को उनकी शक्ति के स्तर में स्पष्ट अंतर महसूस हो रहा था। यहां तक कि अपनी संयुक्त शक्ति से भी माइकल, टियारा और मास्क सेबर उस छोटे प्राणी को युद्ध की स्थिति में कभी भी पराजित नहीं कर पाएंगे। वह अभी भी एक अजनबी के अचानक प्रकट होने से सदमे में था, लेकिन माइकल आगे बढ़ा और उसने मास्क सेबर के कंधे पर हाथ रखा। तलवार को दूर रख दो, उसने यथासंभव शांत भाव से कहा और तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि नकाबपोश तलवारबाज ने वैसा ही नहीं कर दिया जैसा उसे कहा गया था। इसके बाद उसने उस छोटे से प्राणी की ओर एक बार फिर देखा और फिर उसे प्रणाम करते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखकर गहरा प्रणाम किया। यह अनिश्चित होने के कारण कि वह व्यक्ति किस परंपरा का पालन कर रहा था, माइकल ने केवल एक बड़े और श्रेष्ठ व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक अभिवादन करने के लिए सबसे सामान्य रिवाज का ही उपयोग किया। आदरणीय यात्री, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ये शरीर तो बस एक खोखला खोल है जो ईश्वर की महान इच्छा से बंधा हुआ है। इस अंतरिक्ष में मेरा जो कुछ भी शेष है, वह मेरे पूर्व स्वरूप का एक अंश मात्र है, और यह छोटा सा शरीर, यदि आप इसे शरीर मान सकते हैं, उस प्राणी ने तटस्थ स्वर में कहा। उसका ध्यान राक्षसी मांस और शरीर के अंगों के ढेर पर गया और उसकी आंखों में थोड़ी सी रुचि की चमक दिखाई दी। मैं सोच रहा हूं कि क्या ये ज्ञान के देवता को श्रद्धांजलि है, या आप पुस्तकालय की किताबों को अपने भंडारण स्थानों में रखने के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस प्राणी ने माइकल की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए उसकी ओर देखते हुए टिप्पणी की। आप इसे श्रद्धांजलि मान सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि पुस्तकालय भी शहर के बाकी हिस्सों की तरह वीरान पड़ा है, इसलिए हम किताबें अपने साथ ले जाना चाहते थे। आखिर यहाँ धूल जमा होने से इनका मूल्य बहुत कम हो रहा है। किताबें पढ़ने के लिए ही तो होती हैं। माइकल ने इस पेचीदा स्थिति से निकलने का सुरक्षित रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। सामने मौजूद प्राणी से उसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ये किसी भी क्षण बदल सकता था। माइकल को इतना भरोसा नहीं था कि वह उस प्राणी को शांत और संयमित रख पाएगा। यह अच्छी बात है कि तुम ईमानदार हो, वरना तुम्हारा भी हाल बाकी सब लोगों जैसा ही होता, उस प्राणी ने बेपरवाही से कहा। हालांकि उस प्राणी की बैंगनी आंखों में चमक देखकर माइकल केवल अपनी लार ही निगल सका। अच्छा हुआ मैंने झूठ नहीं बोला, मैं इसे ले लूंगा, ये ठीक रहेगा, है ना? उस प्राणी ने अपनी हड्डियों वाले हाथ से राक्षसी मांस के ढेर और उनके शरीर के अधिकांश हिस्सों की ओर इशारा करते हुए पूछा। माइकल ने सिर हिलाया और उस प्राणी को इशारा किया कि वह सब कुछ ले ले। वह ढेर की ओर बढ़ा और शाखा जैसी छड़ी को 2 बार घुमाया। पंचभुज पर एक विशाल काला आरेख बना और ऊर्जा के बड़े बड़े भंवर उसकी ओर खींचे चले आए। अगले 5 सेकंड में अधिकांश ऊर्जा उस काले पंचभुज की ओर खींच गई, और फिर उसमें से एक विशालकाय काला मुंह प्रकट हुआ। पेंटागन से एक काला शरीर निकला, जिसके दांतों की 4 पंक्तियां भुजाओं जितनी लंबी थीं। वह विशालकाय था, इतना बड़ा कि मांस और शरीर के अंगों के पूरे ढेर को एक ही बार में निगल सकता था। उस विशाल काले शरीर को देखकर, ठीक कहें तो उसके मुंह को, माइकल के रोंगटे खड़े हो गए। वह उस विशालकाय मुंह से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, जो एक के बाद एक मांस और शरीर के अंगों के ढेर को निगल रहा था। उस प्राणी को देखकर कमरे में मौजूद किसी की भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह इतना भयानक था कि माइकल को भी समझ नहीं आ रहा था कि पौराणिक सर्प या उनके सामने मौजूद प्राणी में से कौन ज्यादा भयानक है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, और वह अपनी आंखें चौड़ी करके सामने घूरने से खुद को रोक नहीं सका। विशालकाय मुंह गायब होने के बाद उस छोटे बैंगनी जीव ने डकार ली, जिससे 3 लोगों के छोटे समूह का ध्यान आकर्षित हुआ। दूसरे स्तर पर श्रेष्ठ अस्तित्व। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा भोजन तो नहीं था, लेकिन पेट भर गया। बुरा नहीं था, उस प्राणी ने माइकल की ओर मुड़ने से पहले कहा। मैं अपने पूर्व स्वरूप का मात्र एक अंश मात्र हूं, लेकिन मुझमें अभी भी कुछ पूर्व शक्ति शेष है, उसने कहा, और फिर हल्के से कंधे उचकाते हुए बोला, खैर, अब मैं केवल एक लाइब्रेरियन हूं जिसे इस स्थान पर नियुक्त किया गया है जहां केवल युवा और भोले भाले मूर्ख ही प्रवेश कर सकते हैं, जो सोचते हैं कि वे शक्तिशाली हैं और उत्पत्ति विस्तार को आसानी से जीत सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, तुम भी कुछ ज्यादा अलग नहीं हो।
तुम्हारी शक्ति बुरी नहीं है, लेकिन तुम अब भी मूर्ख हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे अधीनस्थ तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर तुम खुद पर उतना भरोसा नहीं करते जितना तुम्हारे लोग करते हैं, तो ये भरोसा व्यर्थ है। एक सच्चे नेता के रूप में तुम्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने अधीनस्थों को आत्मविश्वास और करिश्मा के साथ आदेश देना होगा, अन्यथा ओरिजिन एक्सपेंस में तुम्हारा अस्तित्व हमेशा संदिग्ध रहेगा। ये कहते हुए लाइब्रेरियन ने अपनी छड़ी लहराना शुरू कर दिया। इसके बाद पुस्तकालय में अलमारियों पर रखी किताबें हिलने लगीं। वे लाइब्रेरियन की हरकतों पर प्रतिक्रिया करते हुए हवा में उड़ने लगी और माइकल के समूह के चारों ओर घूमने लगी। उनके चारों ओर किताबों के ढेर लगे हुए थे, जिससे पुस्तकालय के अंदर किताबों से भरा एक छोटा सा भूलभुलैया जैसा बन गया था। मैं आपको किताबें अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ रखी किताबों के साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। अगर आप उन्हें जला भी दें, तो लॉर्ड रिफ्ट बंद होते ही वे अपने आप ठीक हो जाएंगी। लाइब्रेरियन ने बताया और आगे कहा, आपके द्वारा दिए गए भोजन के लिए आभार के प्रतीक के रूप में मैं आपकी मनचाही किताबें ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। कम से कम मैं इतनी मदद तो कर ही सकता हूं। माइकल कुछ देर तक लाइब्रेरियन को घूरता रहा। कुछ कहने के लिए उसके होंठ खुले, लेकिन अगले ही पल उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अगर वह लाइब्रेरियन से मदद मांगता भी, तो भी ऐसा नहीं था कि वह किताबों में लिखे शब्दों को पढ़ पाता। तो फिर क्या आप मुझे अनुवाद से संबंधित पुस्तकें या यहाँ मौजूद सभी पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा के अध्ययन से संबंधित पुस्तकें ढूंढने में मदद कर सकते हैं? हम में से कोई भी इन पुस्तकों में लिखी हुई बातें समझ नहीं पा रहा है। हम शुरू में इन्हें वापस ले जाकर समझने की कोशिश करना चाहते थे। माइकल ने अपने मन की बात और अपनी प्रारंभिक योजना बताते हुए अनुरोध किया। अनुवाद की किताबें। आपको किताबों में लिखी भाषा समझ नहीं आती। लगता है बाहर उम्मीद से कहीं ज्यादा समय बीत गया, लाइब्रेरियन ने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा। कुछ किताबें हैं जिनसे आपको लिखित भाषा समझने में मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे शक है कि आप इसे कुछ ही घंटों में सीख पाएंगे। माइकल काफी समय से यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह लाइब्रेरियन की बातें कैसे समझ सकता है, लेकिन उसे जवाब खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। ओरिजिन एक्सपेंस की इच्छा ने स्वाभाविक रूप से लॉर्ड रिफ्ट के भीतर लाइब्रेरियन द्वारा बोले गए शब्दों का अनुवाद कर दिया। लाइब्रेरियन ने अपने कर्मचारियों को इशारा करते हुए माइकल, टियारा और मास्क सेबर के सामने 1 दर्जन से अधिक किताबें हटाने को कहा। मास्क सेबर झुकने ही वाला था कि माइकल ने उसे रुकने का इशारा किया। आपने कहा था कि अगर किताबें नष्ट भी हो जाएं तो उन्हें बहाल कर दिया जाएगा, है ना? माइकल ने लाइब्रेरियन से पूछा, जिसने माइकल के चेहरे के भाव में कुछ बदलाव देखा। माइकल को उनकी समझने की क्षमता के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो माइकल को पूरा यकीन था कि वे ड्रैकोनिया युग की लिखित भाषा को बड़ी आसानी से सीख लेंगे। वसीयत उन सभी चीजों को बहाल कर देगी जो नष्ट हो गई हैं, ये सही है, लाइब्रेरियन ने जवाब दिया और माइकल को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सभी जानकारी दी। राप डी अल्फा एस नोवेल सीओमाइक्रोन एम। उसने अपनी बाहें उठाईं, हथेलियां जमीन पर पड़ी किताबों की ओर थीं। फिर माइकल ने एक्सट्रैक्शन को कई स्तरों के एनहांसमेंट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया।